स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, आज हम लोगों ने नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में अगला रिएक्शन डिस्कस करना है जो कि नाइट्रेशन है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट ब्रोमिनेशन, उसका सारा ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम अब डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रेशन को। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन बिल्कुल उसी तरह से मैं ओवरऑल इक्वेशन लिख रही हूँ। पहले ओवरऑल इक्वेशन, ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन में बेसिकली होगा क्या कि बेंजीन जो है वो रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है और इस रिएक्शन मिक्सचर को आप रिफ्लक्स करोगे और जो टेम्परेचर होगा इसका वो तकरीबन 55 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये मैं बाद में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस कर लें। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह जैसा हमने ब्रोमिनेशन में डिस्कस किया था और मैंने बार बार एम्फसाइज किया था इस चीज को कि जो मैकेनिज्म है किसी भी एक टिपिकल सीरीज के लिए वो एक होगा रेजेंट, रिगार्डलेस ऑफ द रेजेंट और कंडीशन, जो भी कंडीशन है या रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैकेनिज्म एक तरह का होता है। अब फर्स्ट स्टेप जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है इट माइट बी डिफरेंट, लेकिन अगला जो स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग और उसके बाद रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, वो सब एक तरह का होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब एक दफा अच्छी तरह से देख लो क्योंकि मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक फर्स्ट स्टेप, अब फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो मेन रिएजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टुगेदर इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप इन दोनों को अच्छी तरह से देखो तो ये दोनों एसिड्स हैं और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लॉरी बोथ मस्ट बी प्रोटॉन डोनर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप दो एसिड्स के दरमियान रिएक्ट कराओगे तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है वो एज अ एसिड बिहेव करेगा और जो लेस स्ट्रॉन्गर है या जो कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्ग है वो एज अ बेस बिहेव करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन डोनर बिहेव करेगा एंड इट बिकम्स चेंज टू HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये जो है वो बना देगा आपका एनाइन। H पॉजिटिव कंबाइंड विद नाइट्रिक एसिड और जो दूसरा इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा NO3 पॉजिटिव। अब आप सबको पता है कि बेंजीन को रिएक्ट कराने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। अनलेस हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करते बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं होता। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, HSO4 नेगेटिव बना। HSO4 नेगेटिव किस तरह से बना? सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया नाइट्रिक एसिड को और H2NO3 पॉजिटिव बन गया। अब आप देखो इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो गया H2NO3, लेकिन H2NO3 इज हाईली अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल है और ये रेडिली डिकम्पोज हो जाता है। मतलब एज इट फॉर्म्स इट डिकम्पोजेस और ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? ये बनाता है NO2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ से NO2 पॉजिटिव बन जाएगा और साथ आ जाएगा आपके पास वाटर। क्लियर, ये बात समझ आई? सो इनफैक्ट दो स्टेप में ये रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, HSO4 नेगेटिव बना बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड डोनेट किया अपना प्रोटॉन H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कंबाइंस विद HNO3 टू फॉर्म H2NO3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल तो था लेकिन इट इज हाईली अनस्टेबल, इट रेडिली डिकम्पोजेस एज इट फॉर्म्स और ये NO2 पॉजिटिव और वाटर बनाएगा। अब NO2 पॉजिटिव बच्चों, दिस इज द मेन इलेक्ट्रोफाइल वी नीड। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है या आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग को अटैक करेगा। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल जो हमें चाहिए। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज अ जनरल टर्म यूज फॉर इट, बट द नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड नाइट्राइल केटाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं नाइट्राइल केटाइन भी कहते हैं। बाज बुक्स में एक और मतलब, अब इसमें आपको जो है वो किसी एक नाम से आप इसको लिख सकते हो, नाइट्राइल केटाइन लिख सकते हो इसको, और नाइट्रोनियम भी कहते हैं इसको, नाइट्रोनियम आइन या नाइट्रोनियम केटाइन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, यू कैन आइदर यूज नाइट्राइल और नाइट्रोनियम, दोनों मैंने इसलिए लिखे कि अगर आपको किसी तरह से भी ये लिखा हुआ नजर आता है तो आपको समझ आ जाए कि बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा देखो, नाइट्रिक एसिड ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, प्रोटॉन डोनेट किया, HSO4 नेगेटिव में चेंज हो गया। HSO4 नेगेटिव में चेंज होने के बाद जो प्रोटॉन था वो नाइट्रिक एसिड ने ले लिया, नाइट्रिक एसिड कंबाइंस विद इट टू फॉर्म N2O3, ये पॉजिटिव था
इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर पाए बिकॉज ये हाईली अनस्टेबल था और ये डीकम्पोज होकर NO2 पॉजिटिव और वाटर में चेंज हो गया। अब आप देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस लिखी हैं। बेसिकली ये इस तरह से बनता है, लेकिन बास केसेस में एग्जामिनर कहते हैं कि जी आप एक इक्वेशन लिखो फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में आई सजेस्ट कि आप ये दोनों लिख लो, ठीक है, और आप इसको जो है वो ओवरऑल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। ओवरऑल का मतलब आप एडअप कर दो इन दोनों इक्वेशंस को। एडअप कैसे करते हैं कि हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, जब भी आप एडअप करते हो किसी भी चीज पे तो जो रिएक्टेंट की साइड पे सब चीजें होती हैं उनको हम एडअप करते हैं, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड पे अगर ऑपोजिट साइड पे है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका मतलब है अगर मैं इसको ओवरऑल इक्वेशन लिखूं, मतलब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्वेशन सजेस्ट करूं तो वो क्या होगा, ये इधर भी है और ये इधर भी है और ये फॉर्म हो गया, ये कट आउट हो जाएगा, बाकी यू आर लेफ्ट विद, यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, NO3 पॉजिटिव रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और फॉर्म क्या होगा, इस साइड पे देखो मेरे पास HSO4 नेगेटिव है, नाइट्राइल केटाइन और साथ वाटर है, तो मैं एग्जैक्टली इसी तरह से लिख लूंगी HSO4 नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव और प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल इन मतलब सम पेपर्स एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आप दोनों नहीं लिखोगे, आप सिर्फ एक इक्वेशन लिख लो, लेकिन यू शुड नो कि ये एक इक्वेशन बनी कैसे, अनलेस आपको इसकी फॉर्मेशन ही पता होगी कि कैसे ये 2 स्टेप्स में होगा और कैसे आपने इसको जो है वो किया, आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए इसको अच्छी तरीके से जो है वो 2 इक्वेशंस की फॉर्म में लिखकर और उसके बाद जो है वो आपने इसको एक इक्वेशन बनाना है। वंस यू गेट द आइडिया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट कि आप पहले इसको अच्छी तरह समझो कि फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी, सेकेंड इक्वेशन में किस तरह से डीकम्पोजिशन हुई और उसके बाद नाइट्राइल के टाइम कैसे, और उसके बाद जो है आपने इसको इन द फॉर्म ऑफ एन ओवरऑल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब पहला स्टेप हो गया which requires a generation of electrophile, और electrophile generate हो गया। अब सेकंड स्टेप would be अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। अब आप देखो अभी स्टिल मैंने जो ओवरऑल इक्वेशन है उसको कंप्लीट नहीं किया। आफ्टर कंप्लीटिंग द मैकेनिज्म हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और आप यू विल गेट द मेन प्रोडक्ट और द साइड प्रोडक्ट दोनों किस तरह से फॉर्म होंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया। अगेन कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि अगर आपको एक इक्वेशन एग्जामिनर कहेगा तो आप एक लिखोगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जस्ट मैकेनिज्म का है तो आप दोनों इक्वेशंस भी लिख सकते हो। अच्छा, सेकेंड स्टेप इज सेम एज इन ब्रोमिनेशन, जैसे हमने ब्रोमिनेशन में डिस्कस किया था। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया विच इज नाइट्राइल केटाइन। बेंजीन रिंग एग्जैक्टली उसी मैनर में लाइक इन ब्रोमिनेशन रिएक्ट करेगा बेंजीन रिंग के साथ, ये नाइट्राइल केटाइन, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मार्क एरो का जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब आपको एग्जामिनर स्पेसिफिकली 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन देगा मैकेनिज्म का तो किस तरीके से एलोकेट करता है मार्क्स। First mark would be the curly arrow from benzene, delocalization of benzene to the electrophile. पहला मार्क इसका हो गया कि अब इसमें मैंने डिटेल से लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एरो की डायरेक्शन है it should point towards the delocalization, it should not be towards the sigma bond of the benzene ring. बेंजीन रिंग के सिग्मा बॉन्ड की तरफ नहीं होना चाहिए, it must be towards the pi electron or towards the delocalization of benzene, ठीक है। अब जब ये हो गया फॉर एग्जांपल पहला मार्क, आगे में क्या होगा कि आपके पास बेंजीन रिंग जो है उसके किसी एक कार्बन के साथ, अब ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, किसी एक कार्बन का मतलब है कहीं पे भी अटैच हो सकता है नाइट्रो, उसके साथ ऑलरेडी H पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है। NO2 जो है वो अटैच हो गया और बिकॉज NO2 अटैच हो गया इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया आउट ऑफ डीलोकलाइजेशन और आपके पास यू आर लेफ्ट विद 4 इलेक्ट्रॉन और आपने इसको किससे से रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव के फॉर्म में। अब आप देखो लास्ट लेक्चर में जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा था तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिफिकली पहले शो किया था और बाद में मैंने उसको इरेज करके आप लोगों को बताया था कि एग्जामिनर को इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, ठीक है, 2 यूजअप हो गए, 4 यहाँ पे रह गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन एग्जामिनर को नहीं चाहिए ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए जब आपने एग्जाम में मैकेनिज्म लिखना है तो आपने ओमिट कर देना है इलेक्ट्रॉन्स को आपने नहीं लिखना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब आपका जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट वुड बी ब्रोक हेक्ट्रोलिटिकली और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा बेंजीन रिंग को वापस मिल जाएंगे। बेंजीन रिंग को वापस मिलने का मतलब यहाँ पे ये है कि बिकॉज ये हेक्ट्रोलिटिकली टूटा, ठीक है, डीलोकलाइजेशन वुड बी रिटेन, डीलोकलाइजेशन दोबारा सर्कल हो गया बिकॉज दोबारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। NO2 जो है वो बिल्कुल इसी तरह से आ गया एग्जैक्टली और हाइड्रोजन जो है
वो H पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हो गया, बिल्कुल ब्रोमिनेशन की तरह। इस स्टेप का ब्रोमिनेशन से बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो डिफरेंट था। अब H पॉजिटिव जो कि फॉर्म हुआ विच इज लास्ट स्टेप में, अब क्या होगा, H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा हमारे पास जो HSO4 नेगेटिव फर्स्ट स्टेप में बना था, ठीक है, और ये रिएक्ट करके H2SO4 फॉर्म कर देगा। इसका मतलब है वी कैन राइट हियर कि जो कैटलिस्ट है वो रीजेनरेट हो गया। रीजेनरेट मीन कि इट कैटलाइजेस अ रिएक्शन, स्पीड्स अप अ रिएक्शन, एट द एंड रीजेनरेट, ठीक है। अब जब भी आप मैकेनिज्म लिखोगे आपको ये याद रखना है कि आपको तीनों स्टेप लिखने होंगे। फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप would be the attack of electrophile on the benzene ring, and the last step would be generation of electrophile। जो भी electrophile आपका H positive बना वो जिस भी catalyst के साथ, मतलब जो उसका प्रोडक्ट है, catalyst को regenerate करना है। लास्ट में हमने देखा था AlCl3 या AlBr3 या FeCl3 regenerate हो रहे थे, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा था, इससे सल्फ्यूरिक एसिड regenerate हो रहा है। अब we can write ओवरऑल इक्वेशन। यहाँ पे क्या बनता है ओवरऑल इक्वेशन में कि आपका एक हाइड्रोजन नाइट्रो से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और साथ जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा वाटर बनता है, ठीक है। अब कैसे बना वाटर, कैसे बना नाइट्रो, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैकेनिज्म के अलावा एग्जामिनर पूछ सकता है वो यहाँ पे ये होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। अब आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल था वो हमने पहले ही बना दिया सारा, ठीक है, लेकिन एक सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पॉइंट लिख देती हूँ कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली बच्चों यूज होते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल और टू जनरेट नाइट्राइल के टाइम। तो ये कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड, लिख लो इसको कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू जनरेट electrophile. Electrophile is the broad term, general term. In this reaction, we can say that it is used to generate nitrile cation. ठीक है, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर। नाइट्रिक एसिड अलोन कैन नॉट जनरेट NO2 पॉजिटिव, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके नाइट्राइल के टाइम जनरेट कर देता है। नाइट्राइल के टाइम जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैक करता है और बेंजीन रिंग को अटैक करके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। हाइड्रोजन जब सब्स्टिट्यूट होता है तो H पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। अब आपको बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का सारा आइडिया है तो आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ आनी चाहिए। अब देखो जो एरोज है ये बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं जिस तरह से एग्जामिनर करता है। और कल भी जिस तरह अब्दुल रहमान ने मुझे मैकेनिज्म लिख के बताया था तो उसमें एक चीज जो मतलब लाइक थोड़ा मैंने उसको बताया था वो ये था कि यहाँ से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एरो आना चाहिए, इस एरो को ये सर्कल से इधर आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जामिनर इन चीजों को मार्क करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो था ये सेकेंड रिएक्शन था नाइट्रेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन के बाद। अब हम अगला रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है, लेकिन हम उसको कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट। ये सब लोगों ने, आई होप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मैनर में है, सिर्फ रिएजेंट का फर्क है। और ये स्पेसिफिकली फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो केमिस्ट थे, फ्रेडल था एक का सरनेम और एक का क्राफ्ट, ठीक है। दे अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी बिकॉज ये जो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये स्पेसिफिकली एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में उसको कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब देखो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज बेसिकली यूज्ड टू गेट एल्काइल बेंजीन। अब देखो जब वर्ड एल्काइल यूज हो रहा है तो एल्काइल का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन का यूज हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसमें एक ओवरऑल इक्वेशन में आपको लिख देती हूँ लेकिन उसके भी प्रोडक्ट्स में बाद में लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल इक्वेशन में मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो रेजेंट रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ वो होते हैं हैलोल्केन्स, ठीक है। इट कुड बी एनी ऑफ देम, इट कुड बी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन अमूमन आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह से कि जो अटैक होता है जो मतलब लाइक अमूमन जो यूज करते हैं हम वो क्लोरो या ब्रोमो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कैटलिस्ट उसी तरह से AlCl3 और FeCl3 या Br3 यूज कर सकते हैं और ये रिएक्शन में इसको थोड़ा सा हीट या वार्म करना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा
वो बनेगा बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से बेंजीन के साथ CH2CH3 लग जाएगा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा साथ HCl। कैसे बनता है वो हम बताते हैं। अब आपको पता है सब लोगों को, दिस इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन, बिकॉज जो ग्रुप मैंने साथ अटैच किया, अगर मैं इसको स्ट्रक्चरली लिख लूँ इस तरह, तो मैंने बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया और इथाइल बेंजीन बन गया, ठीक है। अब आप देखो बच्चे, जैसे हम बार बार ये डिस्कस कर रहे थे कि जो मैकेनिज्म है वो फर्क नहीं होगा, मैकेनिज्म एग्जैक्टली उसी मैनर में होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे दो सिर्फ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर लाइक आगे लेके चलते हैं। पहली बात, मैकेनिज्म का पहला स्टेप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मैनर में, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से CH3CH2Cl, अब मैंने स्पेसिफिकली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को डिस्प्ले किया है, इट विल रिएक्ट विद AlCl3, ठीक है। अब मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन लिख रही हूँ, क्योंकि आई होप कि तुम लोगों को बार बार ये बताया हुआ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है इसको। अब पहला स्टेप क्या होगा कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रोलाइटिकली टूटेगा, जो क्लोरीन है इट चेंज टू क्लोराइड, और क्लोराइड विल रिएक्ट विद AlCl3 नेगेटिव, और पीछे यू आर लेफ्ट विद CH3CH2, ठीक है। अब कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि जो चार्ज होगा वो CH3 वाले कार्बन पे नहीं है, बल्कि वो CH2 वाले कार्बन पे है, जो कि डायरेक्टली अटैच है Cl से। इसका मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, और साथ आपके पास AlCl4 नेगेटिव बन गया। अब AlCl4 नेगेटिव का बहुत डिटेल से मैंने लाइक लास्ट 2 लेक्चर्स में बताया था कैसे होता है कि इसमें एक डेटिव बॉन्ड होता है क्लोराइड का एल्यूमिनियम के साथ, और ये AlCl4 नेगेटिव इस तरह से बनता है, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट स्टेप में सिंपल मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन लिख दी CH3CH2 Br ये Cl, और AlCl3 के साथ इसको रिएक्ट किया, CH3CH2 बना पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव लाइक बन गया, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से बेंजीन के ऊपर अटैक है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ठीक है, वो क्या है। अब आप देखो ये CH3CH2 है, अब चार्ज किस कार्बन के ऊपर है, इस कार्बन के ऊपर CH2 वाले, जो कि पहले ऑलरेडी अटैच था Cl के साथ। अब जब आप इसको शो करोगे तो एरो की डायरेक्शन इस CH की तरफ शो नहीं करनी, बिकॉज इसको जरूरत नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये वाला कार्बन है, सो हमेशा आपने अटैच इसको इस कार्बन से करना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा, तो जो बेंजीन के साथ अटैचमेंट होगी वो CH2 वाले कार्बन की होगी, नॉट CH3, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। अब एग्जैक्टली इसी मैनर में, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि मेरे इस कार्बन के साथ जाकर CH2 और CH3 अटैच हुआ। अब आप देखो यहाँ पे आप जब शो करोगे इसको तो इस तरीके से शो करोगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने CH3 और CH2 कर दिया तो गलत हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि CH3 जो है उसको जरूरत नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन की, उसे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको जरूरत नहीं है। CH2 को जरूरत है बिकॉज वो इलेक्ट्रोफाइल है और बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी मैनर में अगले स्टेप में क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के दोबारा इधर आ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएंगे, और बन क्या जाएगा आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मैनर में आपके पास ये आ जाएगा CH2CH3, ठीक है, और साथ यू आर लेफ्ट विद H पॉजिटिव, ठीक है। अगला स्टेप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मैनर में, एग्जैक्टली उसी मैनर में H पॉजिटिव, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा AlCl4 नेगेटिव के साथ, और ये बन जाएगा HCl, और पीछे यूर लेफ्ट विद AlCl3 जो कि कैटलिस्ट था, और वो रीजनरेट हो गया, ठीक है। अब आप देखो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर ब्रोमिनेशन से, एक्सेप्ट कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिवली चार्ज था और कौन सा जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो लास्ट स्टेप है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ दोबारा एक दफा, ताकि सब लोगों को क्लियरली नजर आ जाए। लास्ट स्टेप जो है ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। इसको मैं लास्ट स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसमें अलहदा से बना के। लास्ट स्टेप ये था कि H पॉजिटिव विल रिएक्ट विद AlCl4 नेगेटिव टू फॉर्म HCl प्लस AlCl3, क्लियर। अच्छा, अब दोबारा से इसको एक दफा अच्छी तरह से देख लो, ठीक है, ताकि फिर हम अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलें।
अच्छा अब ये देखो फॉर एग्जांपल जो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था उसमें मैंने आपको बताया कि जो बेसिक पर्पस था इसका इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है एल्काइल बेंजीन जनरेट करना, ठीक है। एल्काइल बेंजीन इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनसे आप एल्काइल मतलब की बजाय जो है वो अनसेचुरेटेड बेंजीन्स बना सकते हो और फिर वो पॉलीमराइजेशन में यूज होती है, लेकिन वो खैर हमारे सिलेबस पे नहीं है, मैं किसी वक्त कोई क्वेश्चन होगा तो आपको उसका रेफरेंस दे दूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है इसके इसके अंदर वो ये था कि जो एल्काइल बेंजीन है, ठीक है, वो जब बन गया फॉर एग्जांपल उसमें हमें क्या चाहिए होता है, हेलोल्केन। हेलोल्केन के लिए जरूरी नहीं है कि आप क्लोरो लो, आप कुछ भी ले सकते थे, ब्रोमोल्केन्स भी ले सकते थे। आइडो हम यूज नहीं करते क्योंकि बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। AlCl3 FeCl3 यूज हो सकता था। और साथ हमें देखा कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसा हुआ, वो एग्जैक्टली वही मैनर था जिसमें हमारे पास ब्रोमिनेशन में हो रहा था। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, बस याद ये रखना है कि आपने उस कार्बन से अटैच करना है बेंजीन को जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। और कौन सा कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो कि हेलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। हेलोजन के साथ जो डायरेक्टली अटैच था वो पॉजिटिव था, उसको अटैक करना है बेंजीन रिंग ने। बेसिकली बेंजीन के साथ अटैचमेंट भी उस कार्बन के थ्रू होगी और बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास H पॉजिटिव आ जाएगा, CH2 CH3 आ जाएगा साथ, और हाइड्रोजन पॉजिटिव आपके पास होगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव लास्ट स्टेप में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मैनर में AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, HCl और AlCl3 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गई होगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे इसी के में एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा रीइंफोर्स हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और मुझे इसके रिएजेंट्स बताने हैं। अब ये सब अच्छी तरह से देखो कि फॉर एग्जांपल आई हैव दिस एल्काइल बेंजीन, ये देखो फॉर एग्जांपल आई हैव दिस like this for example like this, ठीक है। मेरे पास ये ब्रांच्ड एल्काइल बेंजीन है और एग्जामिनर का क्वेश्चन ये है कि आपको के पास क्या रिएजेंट यूज होगा बेंजीन के साथ टू फॉर्म दिस कंपाउंड, और आपने इसका मैकेनिज्म लिखना है। अब मैकेनिज्म आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है सब लोग, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो प्रोडक्ट है ये आपको दिया हुआ है, इसका जो रिएजेंट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात कि जब मेरे पास कोई भी स्ट्रक्चर है तो मुझे क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है कि कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग एक मर्ज पे पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये बेंजीन के साथ अटैच हो सका, और जब ये बेंजीन के साथ अटैच हो गया इसका मतलब है कि अगर मुझे इसको मतलब लाइक इसको रूल आउट करना है कि बेसिकली ये क्या था तो कैसे करूंगी। ये देखो ये H पॉजिटिव CH3 था और CH3 था बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन के साथ अटैच हुआ। और पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है कि इसके साथ क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच होगा, इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि नेम ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर का नाम होगा। जब हमने नेमिंग पढ़ी थी तो हमने डिटेल इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, और इट कैन आइदर कैन बी रिटन इन दिस वे, लाइक इस तरह से लिखा जा सकता है, दोनों एक ही चीज है ना, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, अगर हम इस तरह से भी देखें तो हमें हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो इसका मतलब है जो रेजेंट यूज हुआ बेंजीन के साथ वो बेसिकली ये था, ठीक है। क्या था ये, इधर से इस तरह से कर लो या आप इवन इस तरह से कर लो, इट इज प्रोपेन बिकॉज इट इज हैविंग 3 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 आइदर वे इट इज प्रोपेन। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ से स्टार्ट करो, सेकेंड कार्बन इज अटैच्ड टू ब्रोमो। अब बच्चों बार बार एक चीज बता रही हूँ, ब्रोमीन जरूरी नहीं है, इट कुड बी क्लोरीन, इट कुड बी आयोडीन इवन, लेकिन आप क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा करना, क्लोरीन की बजाय से मैंने ब्रोमीन लगा दिया। अब क्या होगा, बेसिकली इसका नाम ये होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो आपके पास जो रेजेंट होगा वो क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मैनर में आपने क्या करना है कि उसको मैकेनिज्म लिखने से पहले पहले के टाइम बनाना है, कि टाइम को रिएक्ट कराना है बेंजीन के साथ, उसको रीजनरेट करना है। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर को हम एक और वे में लिख सकते थे जो कि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। अब उसमें आपने बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है, तो उससे आपने इरिटेट नहीं होना, लाइक इट कुड बी रिटन इन दिस फॉर्म, CH3
ट्वाइस CH, तो दोनों एक ही चीजें हैं, किसी तरह से भी लिखा हो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैकेनिज्म अब आप लोगों ने एक दफा दोबारा इसका जो मैकेनिज्म है वो देख लेना, ठीक है, लिख लेना खुद से मैकेनिज्म, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे। अच्छा, अब एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल हम जब डिस्कस कर रहे हैं सबको, अब अगर इसी तरीके से मेरे पास एक और स्ट्रक्चर है और मुझे ये बताना है कि उसमें क्या रिएजेंट यूज होगा, तो बिल्कुल इसी एग्जैक्टली इसी पैटर्न में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसके अंदर CH3 का ट्वाइस है, ठीक है, इसका रिएजेंट बताना है। इसका रिएजेंट बताने का मतलब, अब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए जो कि बेंजीन के साथ अटैच था। इसको मैंने अगर स्ट्रक्चरली ड्रॉ किया तो ये कैसे ड्रॉ होना चाहिए था, इट मस्ट बी इन दिस फॉर्म, ओके, और फॉर एग्जांपल इसके साथ Cl लगा। अब ये रिएजेंट था जो कि इसको फॉर्म करने में, इस प्रोडक्ट को फॉर्म करने में बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा, अब आप देखो इसको जब आप नेम करोगे तो अगेन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसके अंदर ब्रोमीन है वो ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी 3 कार्बन की, ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा प्रोपेन। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को। इसका मतलब है इट मस्ट बी 1 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। एग्जैक्टली इसी मैनर में इसका मैकेनिज्म लिखा जा सकता है। मैं बार बार बता रही हूँ कि जब भी आपको ये आइडेंटिफाई करना आएगा कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए बेंजीन के साथ क्या रिएजेंट यूज होगा, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो कौन सा है, उसको पहले लोकेट कर लो, और वही कार्बन वो होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वही कार्बन होगा जो कि हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, ठीक है। आई होप दिस वुड बी क्लियर। एक सिर्फ रह गया इसके अंदर, अब आपने करना क्या है, ठीक है, अब ये सब लोगों को जो इरीन की वर्कशीट है होप मिल गई होगी, ठीक है, अगर नहीं भी मिली तो मैं आज उसको दोबारा से अपलोड करवा देती हूँ। आपका होमवर्क ये है कि आपने उस वर्कशीट में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने कंप्लीट करना है। एक मिनट मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके पास ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और एग्जाम क्वेश्चंस में हमें अच्छा, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप कंप्लीट कर सकते हो, बल्कि आप ऐसे करो कि क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने A, B और C पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, और हम कल इसको डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम्स को। A, B और C करना है, D अभी रहने दो, D हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने कंप्लीट कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज का जो होमवर्क है आपका वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 है। अब कल हम अगला स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 पे डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। आप लोगों के पास पास पेपर्स होंगे, ये जो वर्कशीट होगी, और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़, दिस इज ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह कल हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे।